हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम टेंस नंबर 2 शुरू करते हैं और टेंस नंबर 2 होता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम पहला टेंस लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। इस काल के हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए या आदि शब्द आते हैं। जैसे सीता ने एक पत्र लिखा, तो इस वाक्य की मेन वर्ब कौन सी है? लिखना। लिखना में क्या हुआ है? आ। तो आ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान का शब्द है। एक और वाक्य लेते हैं, हम उपन्यास पढ़ते थे। तो इसमें मेन वर्ब कौन सी है? पढ़ना। पढ़ने में क्या लगा हुआ है? ते थे। तो ते थे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान का शब्द है। अब हम इसके रूल्स पर चलते हैं। रूल्स यानी नियम। रूल नंबर 1, इस काल के स्वीकारात्मक यानी एफर्मेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए क्रिया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के इंग्लिश बनाते हैं तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। रूल नंबर 2, इस काल के स्वीकारात्मक वाक्यों यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। यानी जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है वो डिड एफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सेंटेंसेस के साथ यूज होती है। रूल नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज दोनों प्रकार के कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यानी इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किया जाता है। रूल नंबर 4, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ इस काल के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म। और जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो जाती है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं। सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होती है, अन्य किसी सेंटेंस में नहीं। अब हम फॉर्मूलाज पर चलते हैं। फॉर्मूलाज यानी सूत्र। सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल, सीता ने एक पत्र लिखा। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि वर्ब यानी लिखना में आ जुड़ा हुआ है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान का शब्द है। तो सीता सब्जेक्ट है, लिखा मेन वर्ब है, एक पत्र यह है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सीता और लिखना की सेकंड फॉर्म होती है रोट, लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट और लिखना की थर्ड फॉर्म रिटन। तो सीता रोट आ लेटर यानी सीता ने एक पत्र लिखा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड फार्मूला पर। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या फार्मूला होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वे फुटबॉल नहीं खेले या वे फुटबॉल नहीं खेलते थे। तो इस वर्ब की मेन वर्ब कौन सी है? खेलना। तो खेलना में क्या लगा हुआ है? ए, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान का शब्द है। तो सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। और हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, खेलना की अंग्रेजी प्ले और फुटबॉल की फुटबॉल। खेलना वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो वे फुटबॉल नहीं खेले, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए यानी ए प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या रवि ने एक मोबाइल खरीदा? तो यह वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए है क्योंकि इस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया है। तो क्या रवि ने एक मोबाइल खरीदा? तो रवि सब्जेक्ट है, खरीदा ये मेन वर्ब है, एक मोबाइल ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड लेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड
आएगा। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रवि, उसके बाद वर्ब फर्स्ट खरीदना की परचेज या बाय, तो परचेज, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक मोबाइल की आ मोबाइल, तो क्या रवि ने एक मोबाइल खरीदा, डिड रवि परचेज आ मोबाइल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ फॉर्मूला पर, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी, यानी बी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसकी सहायता क्यों की, तो यह वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी है, क्योंकि इस वाक्य के मिडिल में या बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आया है। तो जब इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों है, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें तुमने, उसके बाद वर्ब इसमें सहायता करना, ऑब्जेक्ट उसमें उसकी, तो तुमने की अंग्रेजी यू आएगी, सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प होती है, उसकी ये लड़की के लिए आएगा तो हर, और लड़के के लिए आएगा तो हिम। तो अब तुमने उसकी सहायता क्यों की, तो वाई डिड यू हेल्प हिम और हर। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ फॉर्मूला पर, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए, यानी ए प्रकार के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या सरला कपड़े नहीं धोती थी, तो ये वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए का है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य के शुरू में क्या आया है और बीच में नहीं आया है। तो जब वाक्य के शुरू में क्या और बीच में नहीं आए तो वह वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए के होते हैं। तो क्या सरला कपड़े नहीं धोती थी, तो चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे। सरला की इंग्लिश सरला ये सब्जेक्ट है, धोना ये मेन वर्ब है और कपड़े ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सरला, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, धोना को इंग्लिश में वॉश बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट कपड़े की अंग्रेजी क्लॉथ, तो द क्लॉथ। तो क्या सरला कपड़े नहीं धोती थी, तो डिड सरला नॉट वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला पर, फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी, यानी बी प्रकार के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं की अंग्रेजी नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वह कल क्यों नहीं आया, तो यह वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड साथ साथ आए हैं। जब क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड साथ साथ आते हैं तो वे वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही होगी, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद आना की अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म आना वर्ब है तो कम, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो यस्टरडे। तो वह कल क्यों नहीं आया, वाई डिड ही नॉट कम यस्टरडे। तो दोस्तों ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड टेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पास्ट टेंस का सेकंड टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। इस काल के हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वे जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे वह गाना गा रही थी, तो गाना ये एक वर्ब है और इसमें लगा हुआ है रही थी। तो रही थी क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के शब्द हैं। वे ऑफिस जा रहे थे, तो जाना में क्या लगा हुआ है, रहे थे। तो रहे थे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के शब्द हैं। अब हम चलते हैं रूल्स पर। रूल्स यानी नियम। हम पहले लेते हैं रूल 1। इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज़ करते हैं। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब
वर्ब वॉज और वर का हम यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज एक वचन कर्ता के साथ यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब वर बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। रूल 3, इस काल के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी वाली वर्ब यूज़ करते हैं। आईएनजी वर्ब में कब लगती है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उस समय हम आईएनजी लगाते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मूलाज यानी सूत्र पर। तो नंबर 1 फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा रही थी। तो ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि रही थी वर्ब में लगा हुआ है। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। गा रही थी ये मेन वर्ब है और गाना यह ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे। वह की शी एक वचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज। गा रही थी, गाना की अंग्रेजी सिंग होती है, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये सिंगिंग हो जाएगा। और गाना एक सॉन्ग आ सॉन्ग, तो वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वे ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो यह वाक्य नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है और पास्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि वर्ब में रहे थे जुड़ा हुआ है। तो वे क्या है? सब्जेक्ट है। जा रहे थे ये मेन वर्ब है, नहीं नेगेटिव वर्ड है और ऑफिस ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे। वे की इंग्लिश दे होती है। फिर हम दे प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हम वर लगाएंगे। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर जाना की अंग्रेजी होती है गो, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। फिर ऑफिस टू ऑफिस, तो वे ऑफिस नहीं जा रहे थे तो दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए यानी ए प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कमरे में रो रही थी? तो यह वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए है क्योंकि इस वाक्य के शुरू में इंटेरोगेटिव वर्ड यानी क्या आया है। और रो रही थी, तो रोना में रही थी जुड़ा हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो वह इसमें सब्जेक्ट है, रो रही थी यह मेन वर्ब है, कमरे में हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह यह आएगा। तो क्या वह एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे। तो वॉज शी, रोना की अंग्रेजी वीप होती है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो वीपिंग हो जाएगा। कमरे में की अंग्रेजी इन आएगी और कमरे की रूम, तो इन द रूम। तो क्या वह कमरे में रो रही थी? वॉज शी वीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी यानी बी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, बच्चे शोर क्यों मचा रहे थे? इस वाक्य के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड क्यों आया है, इसलिए यह